हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टेट टीजीटी जेबीटी 2026 जून मंथ में कंडक्ट होगा। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एचपी टेट का कोई भी एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का टेट का एग्जामिनेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर। किस प्रकार के रक्त को, किस प्रकार के ब्लड को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है ब्लड। तो वो जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। वो ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो सभी ब्लड ग्रुप वालों को रक्तदान दे सकते हैं, रक्त अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओके, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की राजधानी क्या थी। मगध की राजधानी थी राजगृह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजगृह। ये जो राजगृह क्षेत्र था ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस कारण से इस पे विजय पाना काफ़ी मुश्किल होता था, इसलिए ये सेफ प्लेस था, इसलिए इसको राजधानी भी बनाया गया था राजगृह को। मगध की राजधानी है एक तो राजगृह रही है और एक पाटलिपुत्र। ये काफ़ी सुरक्षित स्थान हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न किसके शासनकाल के दौरान दहसाला प्रणाली शुरू की गई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ होम दहसाला सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अकबर के शासनकाल के दौरान दहसाला प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अकबर। अकबर के शासनकाल में शुरू किसने करवाई थी। जो अकबर के वित्त मंत्री थे, राजा टोडरमल। ओके, टोडरमल द्वारा। कब लागू किए गए थे दहसाला प्रणाली को। 1580 ईस्वी में, 1520 एडी में, 1580 एडी में, 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 8 बिट्स। इसके अलावा 1 MB में, 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सुशासन के जनक कौन थे। हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसमें हथियार रखने पे पाबंदी थी, उसको समाप्त किया। कब किया समाप्त, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने समाप्त किया, जो कि लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो कि एक शिक्षा का आयोग था, 1882 में ही रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। 1848 से 1856 तक इनके कार्यकाल में शिक्षा में एक नीति पत्र जारी किया गया था, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। 1854 का वुड्स डिस्पैच। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता था। ओके, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय थे भारत के, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन। भारत विभाजन के समय जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फुटबॉल। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी। 1888 में कहाँ हुई थी, शिमला में हुई थी, शिमला के अनाडेल ग्राउंड में। ओके, शिमला का कौन सा ग्राउंड था, अनाडेल ग्राउंड, शिमला में ही है। यहाँ से इस टूर्नामेंट की, इस फुटबॉल कप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली 10 वर्षीय जनगणना कब हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट 10 ईयर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। पहली 10 वर्षीय 10 ईयर सेंसस कंडक्ट हुई थी भारत में 1881 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1881 में। उस समय वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में फर्स्ट सेंसस हुई थी, फर्स्ट 10 ईयर सेंसस, या फिर कह लीजिए फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी भारत में 1881। 1881 1881। इससे पहले भी एक बार सेंसस हुई थी
1872 में। अगर पहली बार पूछा जाए कि पहली बार कब हुई थी, फर्स्ट सेंसस वाज डन इन 1872, लॉर्ड मायो, उस समय लॉर्ड मायो था, ओके, गवर्नर, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं थी, ओके। 1881 से हर 10 साल के बाद सेंसस होना शुरू हुई, ओके। तो पहली बार जो ऑफिशियल सेंसस हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और अगर प्रथम बार अगर पूछा जाए तो 1872 में। फिर 1901 के बाद ये कंटिन्यू होती रही, 1901 फिर 1911, ओके। इसी प्रकार से लास्ट टाइम 2011 में हुई थी। जो 2011 में सेंसस हुई थी वो 15वीं सेंसस थी, ओके, 15th सेंसस, और 7th थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2011 की सेंसस का स्लोगन क्या था? 2011 की सेंसस का स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2011 में जो सेंसस हुई थी इसका स्लोगन ये था। अब सेंसस होगी 2021 में होनी थी, लेकिन उस समय कोविड के चलते ये पोस्टपोन हुई, अब नेक्स्ट जल्द ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? वट इज द नेम ऑफ इंडियाज सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका? सेकंड रिसर्च सेंटर जो अंटार्कटिका में भारत का है उसका नाम है मैत्री, ये सेकंड रिसर्च सेंटर है। अब फर्स्ट रिसर्च सेंटर कौन था? फर्स्ट रिसर्च सेंटर कौन सा था आपके मन में आएगा? फर्स्ट रिसर्च सेंटर था जो उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था, रिसर्च स्टेशन या सेंटर एस्टेब्लिश जो अंटार्कटिका में था, ओके। सेकंड मैत्री, तो पहला भी पता होना चाहिए दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा मैत्री, ये नाम है उनके रिसर्च सेंटर के जहाँ पे रिसर्च की जाती है भारत के ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है? फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट? देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ओके, फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है ये, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करना। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 86वां भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया था, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को, जो भारत का नागरिक है, सभी बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ओके। इसके बाद इस अमेंडमेंट के बाद भारतीय संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसमें कानून बनाया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। और ये कब एप्लीकेबल हुआ? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो कानून था ये 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया। RTE इसको कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। तो RTE लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये बनाया गया था। 2010 में ये ऑफिशियली लागू हुआ। फंडामेंटल राइट्स में, हमारे संविधान में ये आर्टिकल 21A के तहत इसको स्थान मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को कहा जाता है, द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड? जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डाइट। जैसे भारत की इस पार्लियामेंट का नाम है संसद, संसद। शोरा अफगानिस्तान की डाइट का नाम है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है शोरा, या फिर इसको नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। ड्यूमा कहा जाता है रशिया की पार्लियामेंट को। रशिया का जो लोअर हाउस है ना, पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, उसे कहा जाता है ड्यूमा। वैसे रशिया की पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली भी कहता है, और ड्यूमा इसका लोअर हाउस है। जैसे भारत में लोकसभा है लोअर हाउस, वैसे ही ड्यूमा कहा जाता है पार्लियामेंट को, यानी लोअर हाउस को। अब वहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम है। मजलिस कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज में पार्लियामेंट को। तो जैसे ईरान की जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस शोरा इस्लामी कहा जाता है, तो मजलिस ये पर्शियन नेम है, ईरान में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन डे, ओजोन की फुल फॉर्म होती है O3। ओजोन डे, ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 2 सितंबर को कोकोनट डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को सभी को पता है कि टीचर्स डे मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल टीचर्स डे। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के और सेकंड प्रेसिडेंट रहे भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। और 16 सितंबर को हमने पहले किया वर्ल्ड ओजोन डे। 26 सितंबर को डे ऑफ द डीफ। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। 28 सितंबर को रेबीज डे, वर्ल्ड रेबीज डे। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। और वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है लास्ट सैटरडे को, जो सितंबर मंथ का लास्ट सैटरडे होगा जिस तारीख को वर्ल्ड रिवर डेज दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं सितंबर मंथ के जो हमने डिस्कस किए। कल हमने जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस लैंडर का नाम विक्रम रखा है विक्रम साराभाई के नाम पे। ओके, विक्रम साराभाई के नाम पे ही विक्रम लैंडर का नाम, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। जो विक्रम साराभाई थे ये कौन थे? विक्रम साराभाई को कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। रिंग किस खेल से संबंधित है? रिंग मुक्केबाजी बॉक्सिंग में होता है रिंग, टेनिस में रिंग नहीं होता, क्रिकेट में रिंग नहीं होता, बॉक्सिंग में रिंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ज्योतिबा फुले। ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा कहाँ किया गया था एस्टेब्लिश? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कब किया गया था? सितंबर 24 1873 को। 24 सितंबर 1873 को ये एस्टेब्लिश हुआ था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। ओके, ऑप्शन में दयानंद सरस्वती दिया गया है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 को। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में। दयानंद सरस्वती का जो नारा था वो क्या था? वो था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। इंग्लिश में होगा गो बैक टू द वेदास। गो बैक टू वेदास। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए विडोरी मैरिज और चाइल्ड मैरिज जैसे कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए कदम उठाए थे। और सती प्रथा की समाप्ति हुई थी राजा राम मोहन राय के मूवमेंट के बाद ही 1829 में, 1829 में। ऑप्शन बच गया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना। ओके, होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था। यूएनओ का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिश कब हुआ था यूएनओ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन की स्थापना हुई थी 1945 को अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 24 1945। कहाँ हुई थी एस्टेब्लिश इसकी? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? विरूपाक्ष टेम्पल इन हम्पी इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? विरूपाक्ष टेम्पल जो हम्पी में है वो लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया? भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार रेल 1853 में चली थी, 1853 में। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो चली थी मुंबई टू थाने। ओके, मुंबई से थाने चली थी पहली ट्रेन। कब चली थी? 1853 में, अप्रैल 16 1853 में
लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइसरॉय थे। पहले वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 में ये वॉइसरॉय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति शब्द का तात्पर्य किसके उत्पादन से है? द टर्म येलो रिवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से है। ऑयल सीड्स यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। जूट प्रोडक्शन को कहा जाता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। ओके, अगर पूछा जाए गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, क्योंकि जूट का होता है नेचुरल गोल्डन कलर। ओके, कॉटन प्रोडक्शन को कहा जाता है सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन। मिल्क होता है व्हाइट कलर का, तो इसे कहा जाता है, मिल्क प्रोडक्शन को कहा जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन संबंधित है मिल्क से। तिलहन संबंधित है येलो रिवोल्यूशन से। कॉटन प्रोडक्शन संबंधित है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन से। जूट प्रोडक्शन संबंधित है गोल्डन फाइबर जूट, कॉटन सिल्वर फाइबर। इसके अलावा ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। ओके, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? विच प्लैनेट ऑफ सोलर इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज मॉर्निंग स्टार कहा जाए या फिर इवनिंग स्टार? मॉर्निंग पूछा जाए या फिर इवनिंग पूछा जाए, इनमें से कोई भी पूछा जाए वो होगा वीनस। जो शुक्र ग्रह वीनस प्लैनेट है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह की खास बात है कि ये पृथ्वी से, अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट। ओके, अर्थ से सबसे नज़दीक ग्रह है ये, क्योंकि सन अगर देखा जाए सन से सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी। ओके, तो शुक्र जो है ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर बृहस्पति। जुपिटर यानी बृहस्पति की खास बात है कि ये पृथ्वी का सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, साइज में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुपिटर। मंगल को कहा जाता है रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड है। क्या है इस पे? आयरन ऑक्साइड होता है। जो जंग लगना होता है, यानी कि जो रस्टिंग होती है, लोहे पे रस्टिंग होती है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है। जैसे रस्टिंग होती है रेड कलर की धूल टाइप, उसी प्रकार की यहाँ पे एटमॉस्फेयर है मंगल ग्रह पे, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। बुध ग्रह यानी कि मरकरी, ये सूरज के सन के क्लोजेस्ट है, सन के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, और ये साइज में भी सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, और इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो बुध ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे अर्थ है हमारी, इसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, इसका जो उपग्रह क्या है, वो है इसका मून। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड? आर के नारायणन ने लिखी है द गाइड पुस्तक। ओके, आर के नारायणन इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये ऑप्शन में दिया है सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी, वो थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में, 1925 में उन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन। ओके, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका अधिवेशन हर वर्ष हुआ करता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और किसने की थी वो भी आप लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जोग फॉल्स लोकेटेड? जोग फॉल्स कर्नाटका में है जोग फॉल्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जोग फॉल्स कर्नाटक में। ऑप्शन में मणिपुर दिया है, मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक, इंपॉर्टेंट लेक है ये, महत्वपूर्ण लेक है लोकटक लेक। इसे फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है,
फ्लोटिंग लेक, क्योंकि ये तैरते हुए टापुओं की लेक। ओके, इस पे टापू जो है तैरते रहते हैं, उसके ऊपर घर हैं वो भी ऐसे घूमते रहते हैं। ओके, लोकटक लेक। ऑप्शन में उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएंगे आपको, यहाँ फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है आपका, तो टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।